तो खाद भी खरीदना पड़ेगा, दवा भी खरीदना पड़ेगा और ट्रैक्टर भी खरीदना पड़ेगा। लेकिन और एक विचार आया कि यूरोप अमेरिका के जो पूंजीपति है, साहूकार, उनके पास बहुत पैसा पड़ा है, तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में होना चाहिए ताकि उनकी निवेश हो जाएगी, निवेश। तो उनको मालूम पड़ा कि भारत का किसान कुएं से पानी उठाता है, वहाँ तो बांध नहीं है, तो उनको बांध बनाना चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेना चाहिए, वहाँ का निवेश होना चाहिए, पूंजी निवेश, यहाँ बड़े बड़े बांध बनने चाहिए। इसलिए उन्होंने उस जो संकर बीजों में ऐसा एक डाल दिया जिन कि अगर आप सिंचाई करते तो भी 25 क्विंटल मिलेगा, तो नहीं मिलेगा नहीं। फिर सिंचाई के साधन बनाना है तो बांध लगाया, बांध आ गया, निवेश आ गया, सिंचाई की व्यवस्था आ गई, मोटर पंप आ गया, यानी एक सारी व्यवस्था आ गई। लेकिन उनको मालूम पड़ा कि भाई ये सब करेगा, खरीदा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है ना, कैसा खरीदेगा? हाँ, ठीक। उसने क्या किया, एक व्यवस्था बनाई, कोई आवश्यकता नहीं, किसानों को बोलो कोई आवश्यकता नहीं, वो जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको अंगूठा लगा दो, आपको बीज भी मिलेंगे, खाद भी मिलेंगे, दवाई भी मिलेगी, ट्रैक्टर भी मिलेगा, ऊपर से दक्षिणा भी मिलेगी, और आपकी जमीन गिरवी रखकर आप कर्जा ले लो। बैंकिंग व्यवस्था तब से चालू हो गई, लूटा। एक व्यवस्था बन के जिसका नाम है हरित क्रांति, चक्रव्यूह। इट इज ए ट्रैप, एब्सोल्यूट ट्रैप, एब्सोल्यूट ट्रैप। पूरी तरह से जमीनों को कब्जा करने के लिए उसी चक्रव्यूह में हम फंसे हैं। दूसरी ओर केवल हमें कर्ज मुक्ति के बारे में विचार नहीं करना है प्रकाश बाबू, ख्याल में रहे, हमारा उत्पाद लागत का मूल्य कम तो घटाना ही है, सवाल नहीं खेती का, लेकिन पारिवारिक जो खर्चा है उसको भी घटाना पड़ेगा ना, कर्जा वहां से आ रहा है ना। मैं उदाहरण दूंगा, क्या सुनते हैं आप, ये कैंसर, डायबिटीज, कर्करोग, मधुमेह में यह बीमारी है और उससे मानव मरता है, दवा लेना ही पड़ता है। बीमारियां बाहर से आती है, शरीर में घुसती है और दवा ने लेके बाध्य करती है। यही सुन रहे ना आप, 100% झूठ है, 100% झूठ है। मानव के शरीर में कोई भी बीमारी खुद नहीं आती, ख्याल में रहे। चाहे मैं बोल रहा हूं चैलेंज है, मैं झूठ बोलता हूं सिद्ध करे, पूरे हिंदुस्तान में मैं चैलेंज दे रहा हूं, पूरी दुनिया में चैलेंज दे रहा हूं। मेरे 25 डेज ए मंथ पूरे दुनिया में शिविर चलते हैं। हम बीमारियों को निमंत्रण पत्रिका भेजते हैं, तब वो आती है, ख्याल में। किसी से आर नॉट कम देमसेल्फ, वी आर गोइंग टू इन्वाइट देम, ख्याल में। मूल में ईश्वर ने हर बीमारी से मुक्ति देने की व्यवस्था हमारे शरीर में दी है, उसका नाम है इनेट इम्यूनिटी, प्रतिरोध शक्ति, रोग प्रतिरोध शक्ति दी है, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। अगर ये रोग प्रतिरोध शक्ति बलवान रहेगी तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा, दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे पिताजी ने बहु कभी दवा नहीं लिया था, 90 साल जिए। आपके पिताजी ने दवा नहीं लिया, मेरी माताजी ने दवा नहीं लिया, और मेरे बेटे क्यों दवा ले रहे, मैं क्यों दवा ले रहा हूं? भोजन बदल गया है, भोजन बदल गया है। इसका मतलब है रासायनिक खाद में आपने यूरिया डाल दिया, यूरिया का विघटन, यूरिएज नाम के एंजाइम है, यूरिएज, उसने विघटन कर दिया।
वीर्य का विघटन होने के बाद अमोनिया बन गया। अमोनिया किसी भी जड़ का भोजन नहीं है, बहुत जहरीला है। तो ईश्वर ने एक नई व्यवस्था कर दी, ये अमोनिया का रूपांतर नाइट्राइट में कर दो। तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया को उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई अमोनिया का रूपांतर नाइट्राइट में करो, ये NiTRIT। तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोकॉकस बैक्टीरिया अमोनिया का रूपांतर नाइट्राइट में कर दिया। और नाइट्राइट भी कुछ काम के नहीं है, जड़ें लेती नहीं। फिर आगे नाइट्रोबैक्टर और पेनिसिलियम फंगस को आदेश दिया कि भाई 36 स्पेसीज इसमें इन्वॉल्व है कि नाइट्राइट को रूपांतर नाइट्रेट में कर दो। तो नाइट्राइट रूपांतर नाइट्रेट में हो गया। अब जड़ें नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन लेती है, लेकिन जितना नाइट्रेट यूरिया डालने के बाद पैदा होता है केवल 10% नाइट्रेट इज यूटिलाइज्ड बाय द रूट्स, 90% नाइट्रेट्स आर रिमेन इन द सॉइल। केवल 10% नाइट्रेट का रूपांतर जड़ें उपयोग करते हैं, 90% नाइट्रेट कहाँ रहता है? भूमि में रहता है। ये बहुत खतरनाक जहर है। तो उन्होंने क्या किया, ये नाइट्रेट का रूपांतर फिर नाइट्रोजन, मुक्त नाइट्रोजन करने का कॉन्ट्रैक्ट डीनाइट्रीफाइंग माइक्रोकॉकस बैक्टीरिया को दे दिया। 26 बैक्टीरियल स्पेसीज आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। यानी नाइट्रोजन मुक्त हो गया, हवा में प्राणवायु से रासायनिक अभिक्रिया हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया, हवा में रहा। ये ग्रीन हाउस गैस है, हरित वायु है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहा है। यूरिया डालने के बाद हवामान जो हम ला रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, कौन बढ़ा रहा है? सरकार नहीं बढ़ा रही है। कल से मैं सुन रहा हूं सरकार को दोष, सरकार को दोष। ये यूरिया हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट हम भुगत रहे हैं, ख्याल में रहे। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, अब हम बारिश काल में पुणे जाते थे दोस्त मित्रों के साथ, तो 600 किलोमीटर अमरावती से 600 किलोमीटर पुणे तक बस में दिन भर चलती थी बस, पूरी बारिश होती थी, झड़ बोलते थे, झड़ झड़, झड़ी मत ना अपन, झड़ी। आज झड़ कहाँ है? गायब हो गई है। जड़ है क्या? अभी नहीं है, नहीं है। एक दिन में 18 इंच बारिश, अभी एक दिन में बादल फट रहे। ये क्या है? हवामान बदल है, ऋतु बदल है, ये हो रहा है। ये क्लाइमेट चेंज का परिणाम है, क्लाइमेट चेंज का। ये जो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग है, वो जो सूरज की रोशनी है उसके साथ केवल रोशनी नहीं आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज आ रहे, अतिनील किरण आ रहे हैं, और साथ में एक विकिरण आ रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशंस। ये बहुत खतरनाक है, आतंकवादी है, बहुत नुकसान करते हैं। तो ईश्वर ने क्या किया, हमारे हवा के ऊपर, वातावरण के ऊपर एक ओजोन का लेयर स्तर बिछा दिया, ताकि ये जो अल्ट्रावायलेट उसको सोख ले, ये जो विकिरण है, रेडिएशन, उसको सोख ले, शुद्ध प्राकृतिक पद्धति से सोलर एनर्जी पृथ्वी पर जाए। लेकिन ओजोन को खत्म हो गया है, ओजोन बहुत बड़े छेद बने। क्यों? ओजोन के एक रेणु में प्राणवायु के 3 अणु होते हैं, और उसमें से एक अणु निकाल दिया, ओजोन का रूपांतरण प्राणवायु में कर दिया, ओजोन खत्म कर दिया। ये किसने? ये ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन ये काम कर रहा है। और वही नाइट्रस ऑक्साइड आप यूरिया डालने के बाद कहाँ छोड़ रहे हो? हवा में छोड़ रहे हो। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाना ही चाहिए, ताकि ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया बढ़ेगा, ख्याल में रहे, जीडीपी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, ये जो अवशेष है रासायनिक खादों के, कीटनाशक दवाओं के, फंगिसाइड के, ये अपने वीडिसाइड को बोलते हैं, खरपतवारनाशी दवाओं के अवशेष, ये सारे जो हम रासायनिक खेती से पैदावार हम खाते, हमारे शरीर में संग्रहित होता है, संग्रहित कोशिकाओं में जो फैट है उसमें संग्रहित होता है। और हमारी इनेट इम्यूनिटी है, प्रतिरोध शक्ति, हमारे हाथ में लगभग 60 करोड़ लाख करोड़ पेशियां को कुल कोशिका है, 60 करोड़ लाख करोड़, ट्रिलियंस, 60 ट्रिलियन सेल्स आर एग्जिस्टेड इन आवर इंटेस्टाइन। 70% आर innate human cells,
उसमें टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, मेसोफिल्स है, जो हमें प्रतिरोधक शक्ति देते हैं. These are heavy, highly sensitive for the ये टॉक्सिक गार्बेज. हम जो जहरीला खाते हैं उसके जो रेसिड्यूज है उसके लिए हाईली संवेदनशील है. जैसे हम ये जहर हमारे शरीर में जाते हैं वो सेल खत्म हो जाते हैं. और प्रतिरोधक शक्ति हमारी कमज़ोर बनती है तो कैंसर होता है, डायबिटीज, हार्ट अटैक होता है. बीमारियाँ कहाँ से आ गई प्रकाश बाबू? अरे उनको पूछो आसियाल को कहाँ से आ गई, वो क्या बताएंगे हमें, क्या बताएंगे? पहले बीमारी नहीं थी, बीमारी आ गई. आज तो ऐसी स्थिति है एक घास खाद का दूसरी गोली खाना ही पड़ता, नहीं तो जिंदा नहीं रह सकता. सही है गलत है? हाँ या ना बोलिए. एक षड्यंत्र है क्रांति, षड्यंत्र लुटने का ख्याल में. बस छोड़ दीजिए हरित क्रांति की छोड़ दीजिए, इसको हम मिट्टी में डाल देंगे. विकल्प क्या है? विकल्प आ गया ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब मैं कल से देख रहा हूँ, दिन में सुन रहा हूँ ऑर्गेनिक की बात चल रही है. हर कोई बोल रहा है ऑर्गेनिक खेती. आप हिंदुस्तान में जाइए, कैसे भी संगोष्ठी में जाइए, ऑर्गेनिक की बात होती है, पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक की बात होती है. अब एक संगोष्ठी हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बर्लिन यूनिवर्सिटी ली थी. मेरा ऑनलाइन लेक्चर था, उसमें सारे यूरोप के जो वाइस चांसलर और रिसर्च डायरेक्टर थे वहाँ भी ऑर्गेनिक की बात कर रहे थे. ये ऑर्गेनिक क्या है? व्हाट इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग? जो ऑर्गेनिक का लोग प्रचार कर रहे हैं, ये हमारी गवर्नमेंट सिस्टम कर रही है, हमारे एनजीओ कर रहे हैं, सामाजिक संगठन कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक संगठन कर रहे हैं. ये व्हाट इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग? लेट मी नो द व्हाट इज डेफिनेशन. कोई भी नहीं बोल रहा है. 2 वाक्य में बताऊंगा प्रकाश बाबू. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर डेंजरस देन एटम बॉम्ब. जैविक खेती, सेंद्रीय खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग अणु बॉम्ब से भी खतरनाक है. खुलेआम बोल रहा हूं, ओपनली बोल रहा हूं. ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वैश्विक तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जिम्मेदार है. खुलेआम बोल रहा हूं. ऑर्गेनिक फार्मिंग भूमि की सजीवता, उर्वरक शक्ति खत्म करती है. मैं खुलेआम बोल रहा हूं. ऑर्गेनिक फार्मिंग से लागत का मूल्य अनेक गुना बढ़ता है. खुलेआम बोल रहा हूं. ऑर्गेनिक फार्मिंग एक खतरनाक विदेशी षड्यंत्र है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं. तो सवाल पैदा होता है, सिद्ध करो. सवाल पैदा होता है, सिद्ध करो. जब मैं खुलेआम कहता हूं उसका मतलब है ये मेरा दायित्व बनता है. इट इज माई कमिटमेंट टू प्रूव साइंटिफिकली. वैज्ञानिक स्तर पर सिद्ध करने का मेरा दायित्व बनता है. साथियों, गोबर का खाद कौन कौन डालता है? हाथ ऊपर करे. गोबर का खाद डालते, ठीक है. रासायनिक खाद कौन डालता है? ठीक है. कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट आप डालते. वर्मी कंपोस्ट, केचुओं का खाद आप डालते, ठीक है. ये नीम की खल्लियाँ, ऑयल केक आप डालते हैं, ठीक. ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज मानव के सामने खड़ा है. ये भस्मासुर है नंबर 1. अगर इसको रोका नहीं गया अगली पीढ़ियां जिंदा नहीं रहेगी. नंबर 2. एक दूसरा भस्मासुर है, वो भी बता रहा हूं. उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नकली बुद्धिमत्ता. ये उससे भी खतरनाक भस्मासुर है. अगर मानवीय संसाधन के विकल्प में आप उसको
लाने जा रहे हैं तो बस मासूर है, नहीं तो मददगार है, नहीं तो मददगार है। गोबर का खाद, परंपरागत खेती, कंपोस्ट खाद, ऑर्गेनिक फार्मिंग। कंपोस्ट खाद जो डालते हैं उनको पूछो ये कहां से आ गया? डॉक्टर अल्बर्ट हार्वर्ड। कौन? डॉक्टर अल्बर्ट हार्वर्ड, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक था। उसने ये कंपोस्ट खाद का प्रचलन सिद्ध कर दिया, उसमें डेवलप किया, विकसित किया पद्धति। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पूछा कि मैं अभी हिंदुस्तान में जा रहा हूं, उसका प्रचार कर रहा हूं। तो पंतप्रधान ने पूछा कि इसका नाम क्या रखा है, तो डॉक्टर अल्बर्ट हार्वर्ड ने बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग। आदेश मिलते ही डॉक्टर अल्बर्ट हार्वर्ड हिंदुस्तान में आए, वायसराय को मिले दिल्ली में। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में उनकी यात्रा करने की व्यवस्था कर दी, पूरे हिंदुस्तान में घूमे, वहाँ का अभ्यास किया परंपरागत खेती का, और एक रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेज दी। आपके पास होगी वो रिपोर्ट, आप देखिए, आपको मिलेगी। क्या बोलता है डॉक्टर अल्बर्ट हार्वर्ड? बोल रहा है ब्रिटिश सरकार को, पंतप्रधान को, कि आपके आदेश अनुसार मैं हिंदुस्तान में गया, वहाँ का प्रचलित गोबर खेती का अभ्यास किया। अंत में मालूम पड़ा कि जो परंपरागत खेती भारतीय लोगों की है वो हमारी गोबर खेती से ज़्यादा अच्छी है। ये गोबर खेती, ये कंपोस्ट खाद से ज़्यादा अच्छी है। हमारा टेक्निक हिंदुस्तान के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, हिंदुस्तान का टेक्निक ब्रिटिश को बताने की आवश्यकता है। डॉक्यूमेंटेशन है, आप पढ़िए, पढ़िए, इट इज लीगल डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, जिसमें गोबर का खाद डाला जाता है, केवल बैलों से जोताई होती है, ट्रैक्टर से नहीं। धुलाई भी बैलों से होती है, ट्रैक्टर से नहीं। वो है गो आधारित खेती, जो पूरी हिंदुस्तान में आज ऑर्गेनिक, जहां कंपोस्ट खाद है वही ऑर्गेनिक है, जहां कंपोस्ट खाद है वही ऑर्गेनिक है। ख्याल मेरे, इसका मतलब है गोबर का खाद ऑर्गेनिक नहीं है। वे टू डिफरेंशिएट द कैरेक्टर्स, ये हमें बताना पड़ेगा। बाद में अमेरिका से, यूरोप से क्या आ गया? वर्मी कंपोस्ट टेक्नोलॉजी आ गई। केचुआ का खाद, केचुआ खाद, महा खतरनाक षड्यंत्र। खुलेआम बोल रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ, जेल में जाने के लिए तैयार हूँ अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो। केचुआ का खाद, एक ही उदाहरण देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। एक ही उदाहरण देता हूँ। जब आप गोबर खेती करने वाला गोबर का खाद डालेगा, ये जो कंपोस्ट खाद डालेगा ऑर्गेनिक वाला, ये वर्मी कंपोस्ट डालेगा, नीम की खलियां डालेगी, वैदिक कृषि वाले वो पंचगव्या दशगव्या डालेंगे, ठीक है। ये सारा खाद भूमि के ऊपर फैलाया गया और उनको नमी मिली, मॉइस्चर मिल गया। पहला हमला कौन करता है? एक्टिनोमाइसिडिस नाम के जीवाणु करते। तो फर्स्ट अटैक इज गिवन बाय द एक्टिनोमाइसिडिस। और वो क्या करता है एक्टिनोमाइसिडिस? इसमें दो प्रकार के अवशेष होते हैं, गोबर खाद में, कंपोस्ट खाद में, वर्मी कंपोस्ट खाद में, नीम की खलियाओं में, सभी में, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उसमें भी। एक है कार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कार्बन समृद्ध संयुक्त, और नाइट्रोजन सैचुरेटेड कंपाउंड, नाइट्रोजन समृद्ध संयुक्त, दो प्रकार के होते हैं। जब ये एक्टिनोमाइसिड कार्बन समृद्ध संयुगों का विघटन करता है तो कार्बन मुक्त होता है, विशाल मात्रा में कार्बन मुक्त होता है। ये कार्बन हवा में आता है, कार्बन हवा में आता है, और हवा में कार्बन और प्राणवायु की क्या होती है? रासायनिक कॉम्बिनेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, पानी विभवन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाम्ल वायु। ये ग्रीन हाउस गैस है,
हरित वायु है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। सही बात है गलत है? बोलिए गोयल साहब, सही बात है। जब जब भी आप गोबर का खाद डालते हो, कंपोस्ट डालते हो, वर्मी कंपोस्ट डालते हो, खलिया डालते हो, आप क्या करते हो? ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हो घटाते हो? मुझे बताइए, क्या करते हो? बढ़ाते हो, बढ़ाते हो, बढ़ाते हो। सरकार को दोष दे रहे हो, पूंजीपति को दोष दे रहे हो। ये विदेशी टेक्नोलॉजी है, सरकार का कोई संबंध नहीं है, आपने स्वीकारा है। एनजीओ के माध्यम से पहले कही है, सरकार नहीं थी। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को पहले फैलाने वाला प्रकाश बाबू एनजीओ है, बाद में सरकार आई, बाद में ख्याल रहे, बाद में सरकार आई। सही बोल रहा हूँ मैं? जब नाइट्रोजनस कंपाउंड का विघटन करते एक्टिनोमाइसिडीज, अमोनिया पैदा होता है। वो श्रृंखला मैंने बताई। अमोनिया का रूपांतर नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस जीवाणु नाइट्राइट में करते हैं। बाद में नाइट्राइट के रूपांतर नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर और पेनिसिलिन फंगस करता है। और फिर नाइट्रीफाइंग माइक्रोकॉकस जीवाणु ये जो नाइट्रेट है उसका रूपांतर मुक्त नाइट्रोजन में करता है। वो नाइट्रोजन हवा में आता है, प्राणवायु के साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। इट इज ग्रीन हाउस गैस विच इज रिमेन इन द एटमॉस्फेयर। ये ग्रीन हाउस गैस है, हरित वायु है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, जलवायु परिवर्तन को बढ़ा रहा है। ये दुश्मन बाहर का नहीं है, अंदर का ही है, ख्याल में बढ़ाना। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये समझना चाहिए, ये भ्रम निकलना चाहिए। भ्रम नहीं निकलेंगे तो कुछ भी समझ नहीं होगा। प्रकाश बाबू ने जितने 2 दिन की व्यवस्था की है वो सब पानी में चला जाएगा, ख्याल में। अरे भ्रम नहीं निकाले तो निकालो। साथियों, इसका मतलब है जब जब भी आप गोबर का खाद डालते हो, कंपोस्ट डालते हो, वर्मी कंपोस्ट डालते हो या नीम की खलियाँ डालते हो, अन्य की ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हो, इसका मतलब है हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। नंबर 1, गोबर का खाद का गड्ढा होता है, क्या बोलते हैं आप उसको? उकरडा, उकरडा, उकरडा बोलते हैं ना, उकंडा, उकंडा, उकरडा। हाँ, ये कंपोस्ट का पीट होता है, वर्मी कंपोस्ट का होता है। उसमें हाथ डालो आप अंदर, क्या होगा? जल जाएगा। इतनी हाई टेम में होता है ना, होता तापमान। ये कहाँ से आ गया? प्रकाश बाबू, अनएरोबिक बैक्टीरिया वहां काम कर रहे हैं। अवायुजीवी जिनको प्राणवायु की आवश्यकता नहीं, वो जीवाणु वहां काम कर रहे हैं। वो विघटन का काम नहीं करते, सड़ाने का काम करते हैं, स्पॉइलिंग करने का काम करते हैं। यानी जो कार्बन समृद्ध सैचुरेट कंपाउंड है और नाइट्रोजन का सैचुरेट कंपाउंड है, उसका विघटन नहीं हो रहा है, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, उसका गलन हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है। और गलन क्रिया से क्या होता है? विशाल मात्रा में मिथोजेनस नाम के जो जीवाणु है मीथेन पैदा कर रहे हैं, विशाल मात्रा में। और ये मीथेन हवा में आ रहा है, हवा में तैर रहा है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। विशाल मात्रा में मीथेन की निर्मित होती है। रासायनिक खेती हो या परंपरागत गो आधारित खेती हो या जैविक खेती हो, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का काम करे, विध्वंस के तरफ हम ले जा रहे हैं पूरी मानवता को, नहीं पृथ्वी माँ को भी। क्या इसको बंद नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए, इसको बंद करना है, जारी करना है? मुझे बताइए। बंद करना पड़ेगा, लेकिन विकल्प भी देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। इतना नहीं, एक व्यवस्था ईश्वर ने निर्माण की है। हर पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, मानव को उसमें कुछ भी भूमिका ईश्वर ने नहीं दी है। आज तक जो भी आया विगत 10,500 सालों से क्या बोल रहा है? किसानों को डालना ही पड़ता है खाद, नहीं तो उपज मिलती ही नहीं। खाद डालना ही पड़ता है, गोबर का खाद डालना पड़ता है, कंपोस्ट डालना पड़ता है, वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ता है। वो जस्टिस वन लाइक बोलता है ये रासायनिक खाद डालना ही पड़ता है, डालना ही पड़ता है। पंचगव्य, दशगव्य डालना ही पड़ता है, डालना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि खाद
जड़ों का भोजन है, फसलों का भोजन डालना ही पड़ता है। आज तक हम सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे और पढ़ाया भी जा रहा है सिलेबस। मेरा दावा है, खुलेआम बोल रहा हूँ, दावा है मेरा, और पूरी दुनिया में मैंने सिद्ध कर दिया है कि कोई भी खाद किसी भी पेड़ पौधे का भोजन नहीं है, डालने की आवश्यकता कहाँ पैदा होती है। अगर खाद कोई जड़ का भोजन ही नहीं है तो डालने की आवश्यकता कहाँ पैदा होती है? क्यों आ गया ज्ञान? ज्ञान के नाम पर पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाया जा रहा है? प्रकाश बाबू, ये यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलना पड़ेगा, ख्याल में रहे। कोई भी खाद किसी की भोजन का, पेड़ पौधे का भोजन नहीं है, डालने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं सिद्ध करूंगी इस बात को, क्योंकि जड़ है। समझे, ये आपका गेहूं की फसल खड़ी है, ज्वार की, कपास की फसल खड़ी है। हरी फसल को काटिए, अंतरस उसका भार करिए, वेट इट इज सपोज 100 kg। मान लीजिए 100 किलो उसका भार हो गया है। प्रकाश भाव कितना? 100 किलो। यू कट डाउन द ग्रीन बार मास एंड यू टेकन द वेट 100 kg, सपोज इट इज। अब क्या करें, ये 100 किलो जो काटा हुआ है फसल, उसको खुली धूप में सुखाइए, पतले स्तर में फैलाकर। सूखने के बाद उसका भार करिए, पूरी तरह सूखने के बाद उसका वजन आता है, भार आता है केवल 22 किलो। प्रकाश भाव कितना उड़ गया है? 78 kg उड़ गया है। ये 78 किलो क्या है? पानी है। जो सुखाते तो क्या जाता है? पानी जाता है ना। हाँ, ये पानी कहाँ से आ गया? आप बोलेंगे हमने कुएं से दिया, कोई बोलेंगे हमने तालाब से लिया, कोई नदी से बोलेगा, कोई बांध से लिया, डैम से लिया। हाँ ठीक है, कुएं से दिया, बांध से दिया, डैम से दिया। कुएं में कहाँ से आ गया? डैम में कहाँ से आ गया? जब मानसून ने बादलों ने बारिश दिया तब कुएं में आया, नहीं तो कुएं में पानी किसने दिया? प्रकाश वो मानसून ने दिया। बिल भेजा? नहीं भेजा। यानी 2000 किलोमीटर से वो पाइपलाइन आ गई मानसून की, बादलों की। वह हिंद महासागर, अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी का वो बाष्प उठाया और बड़े घने मेघ बने, मानसून के जो हवा है बहते हुए हिंदुस्तान में लाया, बारिश दिया, तब हमें बारिश मिला। जिस दिन बारिश नहीं आई, अकाल पड़ा, पानी कहीं भी नहीं है, किसानों के आंखों में पानी है। पानी किसने दिया? मानसून ने दिया। बिल भेजा? यानी 100 किलो प्रोडक्शन में, फसल में, उत्पादन में, मुझे बताइए 75 kg, 78 kg पानी है। मानव कहाँ है उसमें? मानव कहाँ है? कहीं भी नहीं है। टेक्नोलॉजी कहाँ है? खाद कहाँ है? मुझे बताइए। कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। हमारे फसल के 78 kg पौधे के भार में मानव कहीं भी नहीं है और खाद कहीं भी नहीं है। मैं सिद्ध कर रहा हूँ, खाद जड़ों का भोजन नहीं सिद्ध करना चाहिए। करना पड़ेगा चाहे कितना भी समय हो। अब ये 22 किलो जो सूखा भार है, उसको क्या करे? इकट्ठा करे, उसको जलाए। जलते समय 2 घटनाक्रम घटते हैं। काला काला धुआं उठता है, ब्लैक स्मोक, ज्वालाई उठती है। ये काला काला धुआं माने कार्बन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान, कार्बन ग्रहण क्रिया के दरमियान, कार्बन एसिमिलेशन प्रोसेस के दरमियान हरे पौधों के हरे पत्तों ने हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कहाँ से लिया? हवा से लिया। पर्ण छेदों में से अंदर गया, क्लोरोप्लास्ट में, जीवद्रव्य में। सोलर एनर्जी ने उसका विघटन किया, कार्बन डाइऑक्साइड का। एक अणु कार्बन का, 2 अणु प्राणवायु के। प्राणवायु अलग निकाला, ये कार्बन अलग निकाला, प्राणवायु छेदों में से हवा में छोड़ दिया हमारे शोषण के लिए। ये कार्बन वहाँ संग्रहित हुआ।
जड़ों ने पानी उठाया, पानी लिया, जड़ों के पत्तों में भेज दिया, पानी कार्बन का संयुक्त संयोग हो गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, शर्करा बन गई, उसमें नाइट्रोजन मिल गया, अमीनो एसिड बन गए, अमीनो एसिड एकत्र आ गए, प्रोटीन बन गए और वृद्धि हो गई। साथियों, हवा ने कार्बन दिया, बिल भेजा? बिल भेजा? नहीं भेजा, मुफ्त में मिला। बहु हवा से कार्बन लिया, मानव कहाँ है? उसमें है? खाद है उसमें? नहीं है। मानव की उपस्थिति कुछ भी नहीं है। यानी पानी में मानव नहीं है, खाद नहीं है, कार्बन में मानव खाद नहीं है। ये ज्वाला है, ज्वाला, ये सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा और कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड ऊर्जा जो ब्रह्मांड से आई है। ये सौर ऊर्जा है, कहाँ से आई? किसने दी? सूरज ने दी। एक वर्गफीट हरे पत्ते पर, एक वर्गफीट हरे पत्ते पर एक दिन में 1250 किलो कैलोरी ऊर्जा वहां गिरती है। ईश्वर प्रकृति हमें एक वर्गफीट हरे पत्ते में या कोई भी जगह पर 1250 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा दे रहा है, लेकिन पत्तों को उसमें से केवल 1%, 1% सौर ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता ईश्वर ने दी है। इसका मतलब है एक वर्गफीट वाला पत्ता एक दिन में 12.5 किलो कैलोरी ऊर्जा संग्रहित करता है पत्तों में। किसने दिया? मुझे बताइए, किसने दिया? सूरज ने दिया। बिल भेजा? नहीं, वो अब ये आपका आवाज बंद कर दीजिए, आपका आवाज बंद कर दीजिए, आपका आवाज बंद कर दीजिए। नहीं, एक विषय में समाप्त कर दीजिए। ये संगोष्ठी है, ये कोई ये नहीं है, भाषण नहीं है, ख्याल में रहे। ये सुनने के लिए आए हैं, उनको आप समझ नहीं लोगे तो क्या करेंगे? हाँ? मैं बता रहा हूँ, ये भ्रम निकलना चाहना चाहिए। यानी सूरज ने रोशनी दी, वो मुफ्त में मिली। ब्रह्मांड जो ऊर्जा आई वो चली गई ब्रह्मांड की तरफ। अब जब पूरा ज्वलन क्रिया समाप्त हुई, 1.5 किलो सफेद राख बच गई। कितनी? 1.5 किलो सफेद राख। अरे 98% क्या हो गया? उड़ गया। क्या है? पानी है। किसने दिया? मानसून ने दी। बिल नहीं भेजा, मानव नहीं है, और उसमें टेक्नोलॉजी नहीं है। ये कार्बन हवा ने दिया, मानव नहीं है, खाद नहीं है। ये ऊर्जा सूर्य नहीं, मानव नहीं है। यानी 98 में मानव है ही नहीं और खाद है ही नहीं। कहाँ खाद? कहाँ खाद है? मुझे दिखाओ, कहाँ खाद है? यूनिवर्सिटी को पूछो कहाँ खाद है, आशिया को पूछो कहाँ खाद है। 1.5% राख माने नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटैश, मैग्नीशियम, गंधक, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भूमि से जड़ों ने लिए थे, और वो भी मानव ने नहीं दिए, वो भी मानव ने दिए। आपके खेत की फसल खड़ी है, रासायनिक कृषि की, आप पत्ते तोड़िए, दुनिया के प्रयोगशाला में परीक्षण करिए, आपको वहाँ कमी मिलेगी। फॉस्फेट की कमी है, उसके कैल्शियम की कमी है, कॉपर की कमी है, जिंक की कमी है, कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। जंगल में जाइए, विशाल का पेड़ है, खड़ा है, विशाल का है, अनगिनत फल से लदा हुआ, और मानव के सहाय के बिना कोई भी पत्ता तोड़े, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करे, वहाँ कोई भी कमी नहीं है। अरे स्टॉप इट, चलो रोक दो। हाँ, पानी दो। वहाँ कोई भी कमी नहीं है, नाइट्रोजन की कमी नहीं है, फॉस्फेट की नहीं है, पोटेश की नहीं है, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं है। अब मुझे बताइए, नहीं है मेरे पास पानी है, मुझे बताइए, जंगल के पेड़ पौधों में, हमारे खेतों के मेड़ के पेड़ पौधों में, नदी नालों के दोनों किनारे खड़े पेड़ पौधों में, महामार्ग के दोनों ओर खड़े पेड़ पौधों में नाइट्रोजन की कमी नहीं, फॉस्फेट की नहीं, पोटैश की नहीं, माइक्रोन क्यों नहीं है? वहाँ खादों की आवश्यकता क्यों नहीं है? अगर भूमि में कुछ भी नहीं हो, लाई भी बोल रहा है, झूठा,
अगर भूमि में नहीं होता तो उसमें कमी आती, लेकिन कमी नहीं है। इसका मतलब है भूमि अन्नपूर्णा है, महासागर है, भूमि में कुछ भी नहीं। सिद्धांत 100% गलत है, झूठ है। ये नीचे का महासागर लाने का, ऊपर लाकर जड़ों को उपलब्ध करने का 3 महाशक्तियाँ करता है। एक तो जड़े भूमि से खाद्य उठाता है, पत्तों में इकट्ठा करता है और पत्तों को उपलब्ध करता है। पत्ते पकने के बाद गिर जाते हैं, नीचे का महासागर खाद्यों का पत्ते गिरने के बाद ऊपर डाला जाता है, बारिश में विघटित होता है, ह्यूमस के माध्यम से जड़ों को उपलब्ध होता है। रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट इज डन बाय द रूट्स, ये निरंतर चलता है। एक पहली साइकिल। दूसरा है कैपिलरी फोर्स, केशाकर्षण शक्ति। 3 महाशक्तियाँ है ब्रह्मांड में चालन करने वाले। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो ऊपर से नीचे पानी गिरता है वो भूजल में संग्रहित करने का काम करता है। बारिश समाप्ति के बाद अब नीचे महासागर है, जड़ें ऊपर है, महासागर नीचे है, पानी ऊपर लाना है, ये काम केशाकर्षण शक्ति करते हैं, कैपिलरी फोर्स करता है। ये नीचे का महासागर कैपिलरी फोर्स ऊपर उठाता है, तो ये भूमि के अंदर गहराई में जो महासागर है खाद्य तत्वों का, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खनिजों का महाभंडार है, उसमें घुल जाता है, पानी के साथ जड़ों के पास आता है, जड़ों को पानी मिल जाता है, खाद्य मिल जाता है, और बाकी बचा हुआ जो पानी है हवा में निकल चला जाता है वाष्पोत्सर्जन के। कहाँ खाद्यों की आवश्यकता है, मुझे बताइए, कहाँ खाद्यों की आवश्यकता है? खाद कोई भी जड़ का भोजन नहीं है, डालने का पैदा सवाल ही पैदा न होता। झूठ पढ़ाया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है। ख्याल में साथियों, खाद दिमाग में से निकाल दीजिए। सारी व्यवस्था ईश्वर ने कर दी है, सब कुछ भूमि में है, भूमि बलवान है, भूमि में कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं। केवल 4.5 इंच मिट्टी में, 6 इंच मिट्टी में नीचे महासागर है। तो कोई बोलेगा कि हम तो परीक्षण करते हैं मिट्टी का परीक्षण, उसमें तो कमी मिलती है, ये क्यों मिलती है? आप बोलते हैं अन्नपूर्णा है, और कमी क्यों मिलती है? इसका कारण है आपके केवल 4.5 मिनट का परीक्षण किया, नीचे की मिट्टी नहीं। और क्या बोल रहे हो? टेस्ट रिपोर्ट क्या बोलता है? पूरी भूमि में नहीं है। क्या बोलना चाहिए? 4.5 इंच में मिट्टी नहीं, नीचे का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पूरी मिट्टी में गुमराह करे। 4.5 इंच में मिट्टी में नहीं है, नीचे महासागर है। ये कौन सिद्ध कर रहा है? हमने सिद्ध कर दिया है। कुआं खोदते समय हर 6 इंच की मिट्टी मैंने लिए 15 फीट तक, उसका परीक्षण किया लेबोरेटरी में, और मुझे मालूम पड़ा कि सतह से जैसे जैसे गहराई में जाओगे खाद्य तत्व की मात्रा बढ़ती जाइए, और गहरी भूमि महासागर है। और बेसिक साइंस में इसका अनुसंधान हो गया है। डॉक्टर क्लार्क, डॉक्टर वाशिंगटन, मैंने रिपोर्ट डे में किताबें पढ़ी है, उसको आप पढ़ने को मिल जाएंगे। ये साइंटिफिकली प्रूव साइंस है कि भाई जैसे जैसे गहराई में जाएंगे ये आपको महासागर उड़ाने का काम, जड़ों को उपलब्ध करने का प्रकृति ने कर दिया। मानव को कोई भूमिका दी नहीं है, खाद डालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। केवल एक ही है। ये तीनों पद्धतियों से जो खाद्य तत्व ऊपर आएंगे पके नहीं होते, पकाए हुए नहीं होते। जड़ों को चाहिए पकाया भोजन, ये पकाने का काम सूक्ष्म जीवाणु को दिया है। इसका मतलब है हमें खाद नहीं डालना है, पकाने वाला डाल। आपके घर में खाना पकाने के सब कुछ है, लेकिन मायके पत्नी मायके चले गई, आपको भूख लगी, आपको खाना पकाना नहीं आता, आप क्या करेंगे? प्रकाश बाबू, होटल और चौका में जाएंगे। अगर आपको घर का खाना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? पत्नी को लाना पड़ेगा ना। उसी तरह रासायनिक खादों से, कीटनाशक दवाओं से, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी महाखतरनाक जड़ है। कंपोस्ट में है, वर्मी कंपोस्ट में है, मैंने ये साइंटिफिक सिद्ध कर दिया है, ये भी जड़ है। ख्याल मेरे, ये जीवाणु खत्म होते, पकाने वाला खत्म हो गया तो नीचे का ऊपर नहीं आता, खाद डालना ही पड़ता है। उसको खाद उपलब्ध करने वाले जीवाणु को मारने का ठेका इन पद्धतियों को दिया है। ये सारे लुटारू बैठे हैं, ख्याल मरे, इनसे मुक्ति चाहते हो तो इसका विकल्प देना ही पड़ेगा। उसका विकल्प है सुभाष पालेकर कुछ, कि मेरे विधि में कुछ डालने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भोजन ही नहीं है। अगर सुभाष पालेकर कृषि में खाद डालने की आवश्यकता नहीं, देशी बीजों से, संकर बीजों से
ज़्यादा उत्पादन मिलता है और तत्कालीन उतना ही उत्पादन मिलता है, घटता नहीं है। जैविक के मॉडिफाइड बीजों से भी उतना ही उत्पादन मिलता है, घटता नहीं है। खाद डालने की नहीं है, छीड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिरोध शक्ति निर्माण करते हैं। और 10% पानी में अगर उपज मिलती है तो कौन सा विकल्प प्रकाश बाबू हो सकता है? वही हो सकता है। ये देश के प्रधानमंत्री को मालूम हो गया जब तत्कालीन प्रधानमंत्री आज के विद्यमान नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव भाषण में जनता को ये दिया था, वचन दिया था कि अगर उनकी पार्टी चुनकर आएगी तो हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। बोला था प्रकाश बाबू? हाँ, चुनकर आई पार्टी, चुनकर आई। फिर आईसीआर को पूछा, डायरेक्टर जनरल ओम बात्रा जी को, हमने वचन दिया है, आप बोलिए आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है किसानों का दूर करने वाली? नहीं है। फिर राजीव कुमार जी वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, उनको बताया गया चलो ढूंढो देश में क्या क्या टेक्नोलॉजी मानव निर्मित किसानों ने विकसित की है, कौन सी टेक्नोलॉजी दुगुनी आय करेंगी, उसका अनुसंधान करो। 3 साल उनकी टीम पूरे हिंदुस्तान में घूम रही थी। 3 साल अभ्यास करने के बाद एक दिन में राजीव कुमार जी वाइस चांसलर ऑफ नीति आयोग, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर हमने सब कुछ ढूंढ लिया, अंत में हम ये मालूम पड़ा कि अगर दुगुनी आय करनी है तो ये रासायनिक वाली बेकार है, ये ऑर्गेनिक वाली बेकार है, गो आधारित बेकार है, उसमें कुछ नहीं होगा, ये कागज़ पर है, हकीकत में कुछ भी नहीं है, केवल आपकी टेक्नोलॉजी इसकी दुगुना आय दे सकते हैं। एक दिन का वर्कशॉप उन्होंने लिया, दिल्ली में गया, उसमें सारे थे, कृषि मंत्री थे, उनके वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, वाइस चांसलर थे, यूनिवर्सिटी के विश्व यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, डायरेक्टर जनरल मोह पात्रा जी थे, उनके सारे साइंटिस्ट थे, पूरा भरा था खचाखच हॉल, और उसमें मेरा प्रेजेंटेशन था। बाद में राजीव कुमार जी ने सबको पूछा, बताइए आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है? सब ने हाथ ऊपर कर दिया। गो आधारित वालों ने हाथ ऊपर कर दिया, ऑर्गेनिक वालों ने हाथ ऊपर कर दिया, यूनिवर्सिटी ने हाथ ऊपर कर दिया। अंत में घोषणा कर दी हिंदुस्तान सरकार इसके बाद केवल सुभाष पालेकर जी की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएगी, और उसमें उन्होंने प्रावधान भी कर दिया। लास्ट ईयर 2400 करोड़ हैज़ बीन सैंक्शन इन द बजट, इंडियन बजट लास्ट ईयर। इसका मतलब है अगर अधिकृत भारत सरकार का आदेश है कि आपको पालेकर जी की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है, पूरे वैज्ञानिकों का आदेश है, हिम्मत है किसी अधिकारी की या वैज्ञानिक की? कोई नहीं बड़ा, उनको अमल में लाना पड़ेगा, अमल में लाना पड़ेगा। आशंका पैदा कर रहे, अमल में नहीं, आशंका पैदा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्या दिक्कत है आपको? तनख्वाह लेते हो ना आप, विरोध क्यों कर रहे हो? मेरी विधि में आपको कुछ भी डालना नहीं है, लागत का मूल्य न्यूनतम है। देशी बीजों का उत्पादन संकर बीजों से, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों से ज़्यादा मिलता है। आज आपका देखिए कपास की हालत क्या है। बीटी कॉटन खड़ा है, जाकर देखिए, पड़ोस को हमारा बीटी कॉटन खड़ा, हमारा देशी कपास खड़ा है, जाकर देखिए बीटी कॉटन पर ये अमेरिकन पिंक बोलवर्म है, उसने उसको खा डाला है, उसको मिलीबग है, वाइट फ्लाई है, उसमें सकिंग पेस्ट है, बैक्टीरियल ब्लाइट है। सुभाष पालेकर कृषि में जो कपास खड़ी है वहाँ मिलीबग नहीं है, वाइट फ्लाई नहीं है, अमेरिकन पिंक बोलवर्म नहीं है। उनका 3 कुंटल, हमारा 6 कुंटल। क्यों? हाँ, दोनों कंपेरेटिव हमारे पास है। हमने क्या किया है, बीटी कॉटन लगाया मेरी विधि में, और रासायनिक में लिया, जेनेटिकल मॉडिफाइड बीज लिया, बाद में इम्प्रूव वैरायटी लिया, संकर बीज लिया और देशी लिया, चारों आप एक साथ देख सकते हैं। इसका मतलब है, और 10% पानी चाहिए। मेरी विधि में केवल 10%, 90% पानी बचत है, क्योंकि मेरी विधि में हम कुएं से पानी कम लेते हैं, हवा से पानी ज़्यादा लेते हैं। हवा पानी का महासागर है, हवा पानी का महासागर है। हवा से पानी खींचने का काम ये ह्यूमस करता है और काष्ठ आच्छादन करता है, ये अवशेष है फसल के, वो करते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये सितंबर अक्टूबर में आप जाइए, ये जो घास निकालते हैं, वीडिंग करते हैं, खरपतवार निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, खेत के मेड़े पर, धुरे पर क्या उसका गट्ठा डाल देते हैं ना। आप दोपहर को, अक्टूबर में दोपहर को जाइए 2 बजे, उसको उठाइए, सूखा है, कोई नमी नहीं, टूट जाए, बिल्कुल सूखा है, सूख गया है,
रख दीजिए। प्रातःकाल, दूसरे दिन प्रातःकाल सुबह 4 बजे जाइए, उसको उठाइए, पानी टपक रहा है। पानी कहाँ से पानी आ रहा है मुझे बताइए? पानी कहाँ से आ गया है? बादल नहीं है, बारिश नहीं हुई, सिंचाई नहीं हुई, पानी कहाँ से आ गया मुझे बताइए? हवा से आ गया। हवा पानी का महासागर है, उसने खींचने का काम एक काष्ठ आच्छादन करता है, ह्यूमस करता है। एक काष्ठ युगट करता है, ह्यूमस पैदा होता है, ह्यूमस में से जड़ों को सब कुछ खाद्य मिल जाता है। ह्यूमस नष्ट का करने का काम ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, रासायनिक कृषि करता है, गो आधारित कृषि कर रहा है। ख्याल में रहे। तो साथियों, अंत में इतना ही बोलूँगा, क्योंकि ये जो लोकसभा के अध्यक्ष है मुझे बार बार टोक रहे हैं। नहीं, इनकी आदेश है ना, उनका आदेश है ना, वो नहीं तो आपको निकाल देंगे वो। ठीक है, हाँ नहीं, आप सुभाष जी बात रखिए, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। ठीक है, लोगों ठीक के है, सवाल भी आपसे ठीक है, पूछे ठीक है, जाएंगे ठीक है, और ये ठीक है। ऑर्गेनिक यार, इसमें आप जो सब इस पे बात कर हाँ रहे हाँ, हैं, पूरी बात करना है, दिन भर चलेगा तो भी चलेगा। इन्होंने लोगों के- बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है। लोगों के सवालों के जवाब भी आपको देने हाँ पड़ेंगे। बिल्कुल देंगे, सक्षम है, देने के लिए सक्षम है। चलेगा चलेगा। वैज्ञानिक को सवाल देते हैं तो आपके क्यों नहीं देंगे? भाव की सबकी इच्छा है, ठीक करिए बात, अच्छी हाँ, बात ठीक कर रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। पानी पीने दीजिए मुझे। क्या पानी पीने की अनुमति है ना? हाँ, नहीं, वो भी साथियों, देखिए, तुलना है। आज दिन भर चर्चा होगी, दोपहर के सत्र में खुला चर्चा सत्र होगा। जो भी आपकी आशंका है उसका उत्तर मिल जाएगा। आज कोई भी संदेश हमें लोगों को देना है कि 2 दिन के चर्चा सत्र का ये निवेश है। नंबर 1, ये विषय व्यवस्था परिवर्तन का है, सामाजिक बदलाव का है। विषय टेक्नोलॉजी बदलाव का नहीं है, विषय तकनीक बदलाव का नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की शोषणकारी व्यवस्था है, लूटारू जो लूट रही है उसके बदलाव का विषय है, ये टेक्नोलॉजी बदलाव का विषय नहीं है। नंबर 1, व्यवस्था परिवर्तन का साधन सत्ता नहीं हो सकती, इतिहास साक्षी है। सत्ता व्यवस्था परिवर्तन का साधन नहीं हो सकती, इतिहास साक्षी है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था ही सत्ता की निर्मित करता है, तो सत्ता व्यवस्था परिवर्तन कैसी कर सकती है? ख्याल में रहे। नंबर 3, जब तक चुनाव पद्धति खत्म नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार, शोषण बंद नहीं होगा। ये जो चल रहा है ये खत्म नहीं होगा, ख्याल में रहे। सरकार चुनकर तो सरकार जनता देती है, लेकिन जब चुनाव में आ जाते हैं तो लाखों करोड़ रुपए चाहिए, हजारों करोड़ रुपए चाहिए। उनके बाद नोटा छापने की मशीन नहीं, कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? जो चुनाव के लिए फंड्स मिलेंगे वहाँ उससे पैसा मिलेगा ना। और जो दान देगा 1000 करोड़ रुपए देगा, वो किसी संत महात्मा नहीं बोलेगा, नहीं है। वो क्या बोलेगा? मैं 1000 करोड़ रुपए देता हूँ, मुझे 10,000 करोड़ का लाभ मिलना चाहिए। सचे पवार साहब, यही हो रहा है, यही हो रहा है। ये नस है, ये जड़ है समस्या की। सरकार का दोष मत दीजिए, 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ। ऐसी चुनाव पद्धति चाहिए जिसमें 1 पैसा भी किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी चुनाव पद्धति, पहला अटैक तो वहाँ करना पड़ेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपको गो आधारित कृषि को आगे बढ़ाना है तो 360 करोड़ देशी गाय चाहिए। कितना? 360 करोड़।
आज हमारे पास केवल 8 करोड़ देशी गाय हैं। कितना? 8 करोड़। 8 सपने भी संभव। नंबर 3 सुभाष पालेकर कृषि में एक देशी गाय से कम 10 से लेकर 30 एकड़ खेती होती है। कितनी? 10 से लेकर 30 एकड़। 1 ग्राम भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भोजन नहीं है। ये गाय एक दिन में औसतन 11 किलो गोबर देती है। सुभाष पालेकर कृषि में केवल देशी गाय का 10 किलो गोबर चाहिए एक दिन का, 1 एकड़ के लिए। अगर एक गाय का 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए महीने में 3 बार डालते तो एक गाय का 10 एकड़ के लिए हो जाए। महीने में 1 बार डालते 30 एकड़। और एक देशी गाय से 10 से लेकर 30 एकड़ खेती हो सकती है। 35 करोड़ एकड़ भूमि है हमारे पास। कितनी प्रकाश बाबू? 35 करोड़ एकड़ जोताई की भूमि है, कल्टिवेटेड लैंड टुडे। अगर भारत सरकार जो अभी बोल रही है, दिल्ली की मीटिंग में उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में हम आगे ये गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, तो अगर पूरे देश में सुभाष पालेकर कृषि को अमल में लाना है, इसका मतलब है हमें केवल 3.5 करोड़ देशी गाय चाहिए। कितना प्रकाश बाबू? 3.5 करोड़। हमारे कितनी है? 8 करोड़ गाय है। किसके पास है? गौशालाओं के पास है, किसान के पास नहीं है। गौशालाओं के पास हजारों गाय है, किसान के पास नहीं। एक ही काम करना पड़ेगा, गौशालाओं से गाय लेना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? किसान। भाई एक ही काम करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। दूसरा कुछ भी नहीं करना है। कितना हल्का हो गया, कितना हल्का हो गया। आज रासायनिक कृषि करने वाले किसान हमारे भारत देश में से 32 लाख करोड़ रुपए विदेश भेज रहे हैं। कितना प्रकाश बाबू? 32 लाख करोड़ रुपए विदेश भेज रहे हैं। बीज, खाद, दवा, ट्रैक्टर और सारे निविष्ठाओं के माध्यम से, साधनों के माध्यम से। ये 32 लाख करोड़ रुपया विदेश जा रहा है। इसका मतलब है लाभ किसको मिल रहा है? कंपनियों को मिल रहा है। भारत को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये गांव से बाहर जा रहा है। कैसा जा रहा है? पैसा गांव से बाहर जा रहा है। अगर भारतीय सीमा पर रोकते हैं, चाइना से 80% खाद आ रहा है भारत में, और चाइना उसका वेपन के रूप में उपयोग कर रहा है, धमकियां दे रहा है, हमें धमकियां दे रहा है। ख्याल में रहे, अगर सीमा पर हम रोकते हैं तो ये 32 करोड़ रुपए जो विदेश जा रहे हैं, करोड़ रुपए, वो कहाँ? लाख करोड़ रुपए वो विदेश नहीं जाएंगे। और 6 लाख गाँव में हम समान रूप में बांटे तो प्रकाश वो एक गांव को 4 करोड़ रुपए मिलेगा एक दिन में, एक साल में। कितना? 4 करोड़ रुपया। 4 करोड़ रुपया एक गांव को मिलेगा। कितना विकास होगा? सरकार से 1 पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं है, एनजीओ को मांगने की आवश्यकता नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी को मांगने की आवश्यकता नहीं है, और कंपनी के CSR फंड से भी लेने की आवश्यकता नहीं। चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। इसलिए हमारा नारा है, गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा, शहर का पैसा गांव में, गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा, शहर का पैसा गांव में। नंबर 1। नंबर 2, देश का पैसा देश में, देश का पैसा विदेश में नहीं जाएगा, विदेश का पैसा देश में। इसका मतलब है गांव का पैसा अगर गांव में रहना चाहते, इसका मतलब है हमें हमारे खेती में जितने भी साधन लगते उसकी निर्मित कहाँ होनी चाहिए? गांव में होनी चाहिए। बस एक देशी गाय है, पवार साहब, सब कुछ मिल जाता है। कहाँ लेना पड़ता है? अरे दवा भी नहीं लेना पड़ता है,
प्रतिरोध शक्ति निर्माण होती है ह्यूमस के माध्यम से। दवा नहीं है, 10% पानी में 90% पानी की बचत है। हवा से पानी ज़्यादा लेते हैं, कुएं से कम लेते हैं। चमत्कार हो जाएगा। 4 करोड़ रुपए दे गांव के विकास के लिए एक साल में सरकार से भीख न मांगते हुए चमत्कार हो जाएगा। गांव का विकास क्या होगा, मुझे बताइए क्या होगा। अंत में एक ही मुद्दा रखूंगा, मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि दोपहर में उसका जो कुछ सवाल जवाब है वो होते रहेंगे। आदर्श गांव, भारत सरकार ने हर सांसद को एक टारगेट दिया था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 गांव को या 1 गांव को क्या करे, आदर्श गांव निर्माण करे। प्रकाश बाबू सही है? हाँ, दत्तक आदर्श करने के लिए मैं दाखवा ना, हिंदुस्तान में कुठे भी दाखवा, कुठे दाखवा। अरे होने का ही नहीं, वो कागज होता है, कागज में सब कुछ होता है, हकीकत में कुछ नहीं होता। जब भी आदर्श गांव का नाम आता है, एक नाम हमारे सामने आता है, वो आदरणीय अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे को 100 बार सैल्यूट है मेरा, 100 बार है। वाटर शेड में पानी संग्रहण में, जल जो बारिश का पानी संग्रहण में उनका बहुत अद्वितीय काम है, 100 बार मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजगंज सिंधी अन्ना हजारे का आदर्श गांव है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या परिभाषा है आदर्श गांव की? सरकार की सारी योजनाएं राजगंज सिंधी में पड़ोस का वंचित है, पड़ोस के गांव में कोई भी नहीं है, वहाँ सारी योजनाएं। कंपनियों का CSR फंड, जो उनका CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, एक ही गांव में। देशी विदेशी फंडिंग का गाँव एक ही गांव में, रायगढ़ सिंधी में। और गांव के रास्ते चकाचक, ग्राम पंचायत अद्भुत, बड़ा दवाखाना, स्कूल कॉलेज बहुत ही सुंदर। हर घर में गाड़ी, हर घर में मोबाइल, ये टीवी है, पानी है, इलेक्ट्रिक, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन ये जो विकास है, ये पाश्चात्य विकास किसके लिए? क्योंकि राजगंज सिंधी का युवा गांव छोड़कर भाग रहा है, खेती छोड़कर भाग रहा है, बोलता है खेती में घाटा ही घाटा है। और राजगंज सिंधी का करोड़ रुपए बाहर जा रहा है, बीज बाहर से आ रहा है, खाद बाहर से आ रहा है, दवा बाहर से आ रही है, औजार बाहर से आ रहा है, ये पादत्रान बाहर से आ रहा है, किराना बाहर से आ रहा है, दवा बाहर से आ रही है, दूध बाहर से आ रहा है, दही बाहर से आ रहा है, हर बात बाहर से आ रहा है। और राजगंज सिंधी का करोड़ रुपए बाहर जा रहा है। आदर्श कैसे हो सकता है, मुझे बताइए पवार साहब, आदर्श की परिभाषा हो सकती है? नहीं, वो वाटर शेड के बारे में मैंने पहले बताया, मेरा वाक्य सुने नहीं आपने। वाटर शेड के बारे में, वाटर सेट अन्ना हजारे का था, शिवाजी महाराज का था कि नहीं, महात्मा वो ठीक है, अभी वो ठीक है। बीच में ये शिवाजी महाराज मत लाइए आप। ये नहीं, एक वही बोलो, आपके उसमें आ रहा हूँ। आप राजगंज सिंधी जैसा गांव पूरी दुनिया में मुझे दिखाइए। पोपोटा पवार ने मेरा वर्कशॉप लिया था, पोपोटा पवार के गाँव में भी लाखों करोड़ रुपये बाहर जा रहा है। इसका मतलब है हमें परिभाषा प्रकाश वो बदलना पड़े। या विकास माने क्या? वाकई विकास माने क्या? व्हाट इज डेवलपमेंट? ये डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, सूजन है। इट इज ए स्वेलिंग, इट इज नॉट ए डेवलपमेंट। और सूजन बीमारी का लक्षण है, विकास का लक्षण नहीं है। ख्याल रखना। अभी आपको चुनना है दिन भर, आपको विकास चाहिए या सूजन चाहिए। आपको सही माने में आत्मनिर्भरता चाहिए कि परावलंबन चाहिए। जिस इसकी बात कर रहे हो आप भारत की, देखिए अंत में एक वाक्य अनुमति है लोकसभा अध्यक्ष की। नहीं, अनुमति लेना पड़ता है ना, नहीं तो बचता है। देखिए अंतिम देखिए, भारत दुनिया का चौथा सर्वोच्च आर्थिक महासत्ता है।
अमेरिका का जीडीपी 31 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना का 19 ट्रिलियन डॉलर है, जर्मनी का 4.2 ट्रिलियन डॉलर है और भारत का 4.1 ट्रिलियन डॉलर है। यानी भारत दुनिया का चौथा अमीर देश है। क्या है? अमीर, श्रीमंत। उसी भारत में 80 करोड़ गरीब लोगों को हर साल अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, पूरे साल। इसका मतलब है देश के कुल 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग गरीब है, दारिद्र्य के रेखा के नीचे जी रहे, अंडर पॉवर्टी लाइन। ये सही है? देश के 25 करोड़ किसान, छोटे किसान, 2.5 एकड़ के नीचे के कर्जे में डूबे हैं, दारिद्र्य रेखा के नीचे अपना जीवन जी रहे हैं। यानी 80 अधिक 25 105 करोड़ लोग, यानी हिंदुस्तान के कुल जनसंख्या का 3/4 हिस्सा गरीब है। क्या है? गरीब है, दारिद्र्य रेखा के रेखा के नीचे जी रहा है। नंबर 1। नंबर 2, भारत का प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, दुनिया के 138 देशों से कम है। देखिए, भारत का प्रति व्यक्ति आय दुनिया के 138 देशों से कम है, बांग्लादेश से भी कम है। यानी भारत गरीब देश है। यानी भारत विघटित हो गया 2 खेमों में। ये चौथा आर्थिक महासत्ता है, यानी रिच इंडिया और गरीब भारत। भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया है, रिच इंडिया और गरीब भारत। और दोनों की खाई बहुत बड़ी है, विशाल दरिया है, विशाल विशाल। ये पाश्चात्य अर्थशास्त्र जो हमारे देश के भारत सरकार ने दुनिया में चल रहा है अर्थव्यवस्था, वो 2 पहियों पर चलता है, भ्रष्टाचार और शोषण। जब तक भारत सरकार इसी पाश्चात्य अर्थव्यवस्था पर चलेगी कैपिटलिज्म के, तब तक भारत से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। लिख कर लीजिए, शोषण समाप्त नहीं होगा। हमें वैकल्पिक व्यवस्था देनी पड़ेगी। ये वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इसको दोपहर को आपको विचार करना है। धन्यवाद।